चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें पिछली क्लास में हमने बात किया था, हमने इसके अंतर्गत जैसे कि अनुपात का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, ठीक है। इस पे हमने बात किया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। इसके अंतर्गत मैंने बताया था पहला आपका फर्स्ट जो है, ठीक है, रेशो, लाभदायकता अनुपात। दूसरा परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो, निष्पादन अनुपात। थर्ड था फाइनेंशियल पोजीशन रेशो, ठीक है। वित्तीय स्थिति अनुपात, चौथा था आपका लिवरेज रेशियो, ठीक है, उत्तोलक। क्लियर? ये चार हमने इसको विभाजित किया था। तो हम बात कर रहे थे आपका लाभदायकता अनुपात पर। पिछली क्लास में हमने लाभदायकता अनुपात पर हमने बात किया था। इसके अंतर्गत जैसे कि लाभदायकता अनुपात प्रत्येक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है उसका लाभ अर्जन करना, है ना। तो प्रत्येक संस्था ये हमेशा प्रयास करती है कि उसका लाभ जो है, उसका लाभ न केवल निरपेक्ष रूप से अधिक हो बल्कि सापेक्ष रूप से भी अधिक होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये कहते हैं कि अर्जित लाभ की मात्रा संस्था में प्रयुक्त पूंजी और उसके साहस के अनुपात में पर्याप्त होनी चाहिए। व्यवसायिक संस्था द्वारा जो उपलब्ध साधनों के सर्वोत्तम उसका प्रयोग से अधिक लाभ कमाने की क्षमता, उसको ही लाभदायकता कहा जाता है। यानी दिए गए विनियोग के प्रयोग से रिटर्न्स जो करता है, कमाने की योग्यता को लाभदायकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लाभदायकता की स्थिति प्रतिदिन बदलता रहता है, टाइम टू टाइम, है ना, समय अनुसार परिवर्तित होता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, इस तरीके से चलता है ना। तो ठीक वैसे ही जैसे कि मौसम जो है वह बदलता रहता है, ऐसे ही मौसम वैज्ञानिक यानी कि अलग अलग माने तापमानों का आंकलन करके वो बताते हैं कि भाई ये होगा वो होगा, ठीक। तो इसकी सहायता से हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो वित्तीय विश्लेषक है, फाइनेंशियल एनालिसिस, यह भी लाभ की मात्रा को
या लाभदायकता का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं और उसके अनुरूप ही संस्था के भविष्य के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हमने लाभदायकता के आधार पर बात करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में बात करेंगे। ये 3 मैं हटा देता हूं। अब इसके अंतर्गत हमने पहली जो बात की थी, विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात। ठीक है, प्रॉफिट रेट विक्रय पर आधारित, इसके अंतर्गत, ठीक है, विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात। जैसे कि नाम इस पर टॉपिक से ही रिलेटेड है, विक्रय पर आधारित, ठीक है, बेस्ड ऑन सेल्स। बेस्ड ऑन सेल्स, है ना, यानी कि विक्रय पर आधारित, सेल्स पर बेस्ड हो। तो अब इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि कौन कौन से अनुपात जो हैं वह बनते हैं। तो इसमें पहला अनुपात था आपका ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ अनुपात या सकल लाभ। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, सकल लाभ अनुपात। सकल लाभ अनुपात, तो जैसे कि शुद्ध विक्रय पर बेचे गए माल की लागत घटाने के पश्चात जो शेष बच जाता है, प्राप्त होता है, उसे ही सकल लाभ कहा जाता है, सकल लाभ कहते हैं। तो इसका अनुपात शुद्ध बिक्री के साथ निकाला जाता है। यह अनुपात संस्था की व्यावसायिक कुशलता को दर्शाता है, उसके इंडेक्स को बताता है। संस्था की लाभार्जन क्षमता जो है इस अनुपात के माध्यम से ज्ञात की जा सकती है, जानी जा सकती है। तो सकल लाभ अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन, किससे करेंगे आप, किस पर बेस्ड है ये, सेल्स पर बेस्ड है। तो क्या हो जाएगा ये, नेट सेल्स इनटू 100। ओके, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए क्या हो गया, आपका फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर ये देखिए कि ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको निकल आया, अब इसमें नेट सेल्स कहां से आएगा, तो नेट सेल्स के लिए क्या करते हैं हम, नेट सेल्स इज इक्वल टू, ऊपर में क्या करेंगे, नेट सेल्स इज इक्वल टू क्या होगा, शुद्ध विक्रय कैसे निकलेगा आपका, टोटल सेल्स माइनस कुल विक्रय पर जो रिटर्न्स है, ये क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, नेट सेल्स निकल जाएगा। ठीक है, यदि सकल लाभ नहीं दिया हो, यदि बाय चांस आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, तो इसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सकल लाभ निकालना पड़ेगा। ठीक है, सकल लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मालूम है। ठीक है, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या मिलता था, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस
लॉस मिलता था। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, करते थे। सेल्स में सेल्स माइनस करते थे, नेट सेल्स निकल जाता था। रिटर्न यदि दिया है तो उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस उसमें क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। और इसमें माइनस हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक में क्या चीज को जोड़ते हैं, परचेज को जोड़ते हैं। और परचेस में क्या करते हैं, नेट परचेस निकालते हैं। नेट परचेस के लिए क्या करते हैं, यदि मान लीजिए इसमें किसी भी प्रकार से कोई रिटर्न है, वापसी है, तो उसको इसमें से माइनस कर देते हैं। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो प्रत्यक्ष खर्चे हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष खर्च जो है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रारंभिक स्तंभ, क्रय और प्रत्यक्ष व्यय, इसको जोड़कर विक्रय और अंतिम स्कंध क्लोजिंग स्टॉक, इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट याद होगा आपको, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इजी तौर पर आप समझना है। इसमें हम क्या करते थे, पहले परचेज, सॉरी, सबसे पहले क्या लेते थे अपन, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक लेते थे। फिर क्या करते थे हम, परचेज, इसमें माइनस होता था रिटर्न, इसका जो नेट अमाउंट होता था यहां लिखते थे, ठीक है। इसके बाद क्या करते थे, इसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते थे, जैसे कि आपका वेजेस है, मजदूरी है, फ्यूल है, ऑयल है, कोल है, ये सब लेते थे। यहां क्या करते थे, आपका सेल्स, इसमें माइनस करते थे रिटर्न, ठीक है। फिर इसमें क्या करते थे, क्लोजिंग स्टॉक, ये टोटल करके जो भी बैलेंस आता था, यदि डेबिट बैलेंस है तो क्या होता था, ग्रॉस प्रॉफिट, यदि इधर आया क्रेडिट बैलेंस है तो क्या होता था, ग्रॉस लॉस। तो ये आप पहले कर चुके हैं, इसी को फार्मूला बेस में यहां पर कर दीजिए, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ठीक है, यहां पर ये निकलेगा। तो ये पहली चीज हो गई आपकी, इसमें सकल लाभ अनुपात के अंतर्गत, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट को दूसरे तरीके से, ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे निकाल लिए। दूसरा इसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते थे, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से भी निकालते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस, ठीक है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की कीमत, है ना, बेचे गए माल की कीमत। यदि विक्रय को बेचे गए माल की लागत से घटा दी जाए तो भी सकल लाभ आपका निकल आए। अब बेचे गए माल की लागत किससे निकालते हैं, बेचे गए माल की लागत, ठीक है, ये कहां से निकलता था आपका, इसको निकालते थे आप मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण लागत बना दी, निर्माण लागत, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, आप ये बनाते थे, ठीक है ना। उसके माध्यम से
बेचे गए माल की लागत अर्थात कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते थे। तो पुराना जो है आपका वो, ठीक है। अब ये जो निकालते थे इसको कैसे निकालते थे आप, ये मैंने बताया आपको। इसमें कौन कौन सी चीजों को आप लेते थे, किन चीजों को आप लेते थे इसमें, ओपनिंग स्टॉक, ठीक, पहला क्या है आपका ओपनिंग स्टॉक, फिर इसमें क्या करते थे प्लस परचेस, ठीक है, परचेस प्लस करते थे, प्लस इसमें क्या करते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये तीन चीज आप लेते थे, प्रारंभिक स्कंद, क्रय और प्रत्यक्ष व्यय, और इसमें आप क्या करते थे, ये इसका टोटल इसमें माइनस इसको करते थे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो इससे क्या निकल जाती थी, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत निकल आती थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसमें सकल लाभ अनुपात जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का इंपॉर्टेंस क्या है, ये अनुपात जो है व्यापारिक कुशलता का प्रतीक होता है। हम किस पे बात कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की बात कर रहे हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो से क्या होता है, व्यवसाय की कुशलता, उसकी क्षमता का पता चलता है कि भाई वह किस स्थिति में है। इससे ये ज्ञात हो जाता है कि व्यवसाय की सकल लाभदायकता अर्थात अप्रत्यक्ष व्ययों को छोड़कर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़कर, यह अनुपात जितना अधिक होगा, ठीक है, सकल लाभ अनुपात जितना ज्यादा अधिक होगा, लाभदायकता अनुपात उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। अर्थात इसके ठीक विपरीत, यदि इसका अनुपात जितना कम होगा, इस बात का प्रतीक होगा कि व्यवसाय का लाभ विक्रय के अनुपात में कम है, यानी जितना सेल हो रहा है उसके अनुपात में प्रॉफिट कम हो रहा है। तो प्रत्यक्ष लागत में क्या हो जाएगा, वहां पर वृद्धि होगी, ठीक है, माने अधिक हो जाएगी, खर्चे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और विक्रय मूल्य में कमी है तो बिक्री लागत अपरिवर्तित होने की स्थिति में भी यह अनुपात कम होता जाएगा। तो इस अनुपात को ध्यान में रखना है विशेष तौर पर मैनेजमेंट को। तो प्रबंध की बिक्री लागत में कमी करना, बिक्री को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि व्यवसाय की लाभदायकता जो है वह बढ़ सके। अब यहाँ पर हम दूसरी बात आते हैं, यहाँ पर ये तो ग्रॉस प्रॉफिट का हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सकल लाभ के बाद हम आ जाएंगे शुद्ध लाभ अनुपात, ठीक है। शुद्ध लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात अर्थात नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद शुद्ध लाभ अनुपात, नेट प्रॉफिट रेशो। अब हम जब इसमें आते हैं तो ये सकल लाभ में से जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस हैं, कार्यालय व्यय है, बिक्री है, वितरण व्यय है, इन सब को जब हम उसमें से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, अर्थात आप किसमें चले जाओगे, P&L अकाउंट। ये आप फाइनल अकाउंट जब पढ़े थे तो उस समय, ठीक है ना, तो उसमें आप क्या करते थे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर P&L अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कब बनता था, जब प्रोडक्शन होता था। यदि प्रोडक्शन नहीं है तो क्या बनता था, व्यापार खाता बनता था, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस निकलता था। नेक्स्ट स्टेप में हम आते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने पर क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। तो वहां पर P&L अकाउंट बनाते थे। तो इसमें P&L अकाउंट जब आप बनाते थे तो क्या करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट फॉर्म करते थे, और उसके बाद उसमें जितने भी आपके ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एक्सपेंसेस होता था उसको उसमें से माइनस कर देते थे, ठीक है।
तो हमको क्या निकल जाता था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो सकल लाभ में से कार्यालय, बिक्री या वितरण में आदि, इन सब को घटाने के पश्चात कार्यालय से संबंधित जो भी आय होते हैं, इनकम होती है, उसको जोड़ने के बाद जो लाभ प्राप्त होता है उसको ही शुद्ध लाभ कहा जाता है। इसका अनुपात जब हम निकालते हैं तो शुद्ध लाभ अनुपात जब निकालोगे आप तो उसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये सब क्या है, विक्रय से संबंधित है, यानी बेस्ड ऑन सेल है। ठीक, तो नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ अनुपात बराबर आपका क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट अपान किससे संबंधित है, ये बेस्ड किसमें है, विक्रय से, सेल से, तो नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो इससे ये कह सकते हैं कि शुद्ध विक्रय पर लाभ की अनुपात कितना है। ठीक है, शुद्ध लाभ का अनुपात आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, विक्रय पर शुद्ध लाभ का अनुपात, तो हमने उसको क्या किया, इनटू कर दिया, तो क्या निकल जाएगा आपका, परसेंट निकल जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा शुद्ध लाभ अनुपात। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका शुद्ध लाभ अनुपात। अब शुद्ध लाभ अनुपात की महत्ता क्या है इसमें, ये अनुपात जो है संपूर्ण व्यवसाय की लाभदायकता और उसकी कुशलता का सूचक होता है। ये अनुपात जो है उसके स्वामियों की जो पूंजी की जोखिम है, ठीक है, उसको दर्शाता है। तो ये आपका शुद्ध लाभ अनुपात। तीसरा हम इसमें चलेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा संचालन से, एक में आते जा रहे हैं। अभी क्या है, सकल लाभ निकाले, शुद्ध लाभ निकाले, अब क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जो अनुपात है ये सकल लाभ से संचालन व्ययों को, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाने के बाद प्राप्त होता है, उसको शुद्ध लाभ प्राप्त हो गया, उसमें संचालन से शुद्ध लाभ हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपान, ठीक है, शुद्ध संचालन से लाभ बटे नेट सेल्स इनटू 100, ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, इसके अनुसार से इसकी गणना की जाएगी। अब हम इसमें दूसरे मेन पॉइंट पर जाते हैं, विक्रय कर और आयकर की संकल्पना, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ टैक्स एंड इनकम टैक्स। ठीक है, मैं एक एक चीज को आपको अभी बता दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन बेस्ड हो जाएगा, है ना। सेल्फ टैक्स, ठीक है। अब इसमें विक्रय कर का हम देखते हैं, ये एक अप्रत्यक्ष कर होता है, ये अप्रत्यक्ष कर है और ये प्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। ठीक है, तो यहां पर जब हम निकालते हैं आयकर की दृष्टिकोण से हम देखें, ठीक है, शुद्ध विक्रय जो निकाला जाता है उसमें क्या करते हैं, सकल विक्रय में विक्रय कर और उसकी कर वापसी को घटा देते हैं, तो वहां पर क्या निकलता है, शुद्ध विक्रय निकलता है, यानी कि नेट सेल्स निकलता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है,
तो व्यावसायिक इकाइयों में इसके द्वारा क्या है, ग्राहकों से विक्रय पर चार्ज किया जाता है, यानी कि उनसे क्या है, टैक्स लिया जाता है। और जो टैक्स लिया जाता है उसको भुगतान किसको किया जाता है, सरकार को, गवर्नमेंट को किया जाता है। अभी आप इनकम टैक्स पढ़ रहे होंगे, आपको उसमें बताया गया होगा। तो विक्रय कर की गणना सकल विक्रय पर की जाती है, इसलिए लाभदायकता अनुपात की गणना के लिए शुद्ध लाभ के निर्धारण में सकल विक्रय में से विक्रय कर को घटा दिया जाता है, ठीक है, माइनस कर दिया जाता है। यदि विक्रय वापसी है तो विक्रय वापसी को भी उसमें माइनस कर दिया जाएगा। तो नेट सेल्स जब निकाला जाएगा, नेट सेल्स जब आप निकालोगे तो उस समय क्या करोगे, ग्रॉस सेल्स माइनस, इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो सेल्स टैक्स है उसको माइनस कर दोगे, ठीक है, सेल टैक्स को माइनस कर दोगे, और इसके साथ में प्लस इसको माइनस करोगे यदि इकाई है तो, ठीक है। वापसी माने कि आपके जो वापसी होगा उसको भी इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये माइनस आप कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपको, नेट सेल्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें आयकर, इनकम टैक्स के आधार। तो ये क्या होता है, इनकम टैक्स जो है ये प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट। आप जितना भी अभी टैक्स जो पढ़ रहे होंगे उसमें से एक अकेला ही है इनकम टैक्स, जो कि डायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत में आता है ये प्रत्यक्ष कर होता है। इसका भुगतान व्यवसायिक जो संस्थाएं हैं, यूनिट्स हैं, उनके द्वारा किया जाता है। इसका वहन भी वही करते हैं, वो उन्हीं के आधार पर होती है। इसकी गणना जो है शुद्ध लाभ पर की जाती है, और शुद्ध लाभ को यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है, जब हम टैक्स का ये करते हैं तो इसमें 2 पॉइंट आता है, ठीक है, पहला और दूसरा। तो ये 2 पॉइंट हम कैसे ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं हम टैक्स के पहले और दूसरा टैक्स के बाद। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो, ठीक है, नेट प्रॉफिट क्या लेंगे, बिफोर, पहले, बिफोर टैक्स, ठीक है, यानी कर के पूर्व, और दूसरा क्या हो जाएगा, कर के पश्चात, आफ्टर टैक्स। इन दोनों से ही क्या होगा, चेंजेस हो जाता है ना, कर के पहले और कर के पश्चात। तो अब यहां पर आपको ये देखना होगा, इसको 2 वर्गों में हम बांटते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। 2 वर्गों में बांटा जाता है, और दोनों वर्गों में बांटने के बाद इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आसान, ठीक है। प्रॉफिट जो है इसमें हम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका नेट सेल्स इनटू 100। तो आपका क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल्स, तो आपका क्या निकल जाएगा, शुद्ध लाभ अनुपात, है ना, करके पूर्व। दूसरा आप उसमें कर देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो ये करके पश्चात हो जाएगा, ठीक है। ये टैक्स के आधार पर हमने ले लिया। अब हम नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग रेशो, संचालन अनुपात।
मैं अभी अनुपात के पूरे फार्मूले भी बता दे रहा हूँ, फिर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ पे बनवा दूंगा। ऑपरेटिंग रेशियो, संचालन अनुपात, ठीक है। बेचे गए माल की लागत में सभी संचालन व्यय जैसे कि प्रबंधन, प्रशासन व्यय है, बिक्री व्यय है, वितरण व्यय है, वित्तीय व्यय है, इन सबको जोड़कर, ठीक है, जो राशि प्राप्त होती है या उस राशि का अनुपात शुद्ध बिक्री के साथ उसका निकाला जाता है, संचालन अनुपात कहते हैं। और इस अनुपात की जब हम गणना करते हैं तो वहां पर हम ये देखते हैं, इस अनुपात को जब आप निकालोगे तो संचालन अनुपात बराबर क्या निकालेंगे, इसमें आपको किस चीज का होगा, पुराने उसमें आप चले जाएंगे संचालन, तो उसमें देखेंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, सभी एक्सपेंसेस को उसमें जोड़ देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नेट सेल से, शुद्ध विक्रय से, इनटू 100, तो आपका निकल जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। हिंदी में इसको मैं बता देता हूं, बिक्री की लागत में सभी संचालन व्ययों को जोड़ देंगे और शुद्ध विक्रय से भाग देकर 100 से गुणा कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, संचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। अब यहां पर आपका क्या है, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें, ठीक है, इसमें क्या चीज आ जाएगा आपका, प्रबंधन, प्रबंध और शासन, ठीक है, इन दोनों के व्यय, ठीक, इन सबको जोड़ दोगे आप, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस आदि, इन सब चीजों को आप जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये मैंने आपको बता चुका, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस आपके ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। नेट सेल्स, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कर देंगे तो नेट सेल्स निकल जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये कहेंगे कि भाई संचालन अनुपात का महत्व क्या है, तो ये अनुपात व्यवसाय की कार्यकुशलता को बताता है, उसकी लाभार्थन क्षमता को बताता है, अर्निंग कैपेसिटी को ये बताता है, इंडिकेट करता है। और इस अनुपात से ये जानकारी होती है कि शुद्ध विक्रय का कितना प्रतिशत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्ययों के द्वारा उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। अतः ये अनुपात जितना कम होगा गैर संचालन में, जैसे कि ब्याज है, लाभांश है, इंटरेस्ट और डिविडेंड आदि, इसको पूरा करने के लिए उतना ही लाभ उसमें उपलब्ध होगा और शुद्ध लाभ की उसमें अधिकता होगी। तो ये यहां तक कंप्लीट हो गया आपका संचालन अनुपात। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एक जो प्रॉफिटेबिलिटी अनुपात है उसको कंप्लीट कर देते हैं, है ना। फिर इसमें होता है आपका एक्सपेंसेस रेशो, अनुपात, व्यय अनुपात, एक्सपेंसेस रेशो, ठीक है। एक्सपेंसेस रेशो में बहुत सारे आपके आएंगे, तो इसके अंतर्गत हम पहला ले लेते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड रेशो, ठीक है, प्रयुक्त माल की लागत का अनुपात, रॉ मटेरियल,
रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड रेशियो। ठीक है, उपयोग किए गए। तो प्रयुक्त माल की लागत का अनुपात आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जब हम ये निकालेंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम यानी कि प्रयुक्त सामग्री बराबर प्रयुक्त सामग्री यानी जो कंज्यूम्ड हुए हैं, है ना, उसको डिवाइड कर देंगे शुद्ध विक्रय से इनटू 100। ठीक है, तो यहां पर क्या निकल जाएगा आपका प्रयुक्त माल की लागत का अनुपात। ठीक है, दूसरा इसमें अब ये सामग्री का है, ऐसे ही श्रम का निकालेंगे। ठीक है, तो दूसरा जब हम प्रयुक्त श्रम की लागत अनुपात में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो डायरेक्ट वेजेस है ना, उन सबको लेंगे। ठीक ऐसे ही आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पर लेंगे, उसको मैं आगे नहीं बता रहा हूं क्योंकि सब इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फिक्स्ड रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, इसको जब आप फिक्स्ड रेवेन्यू का हो जाएगा, ठीक है, नेट सेल से उसको करेंगे तो आपका फिक्स यानी कि स्थायी आयगत व्यय या बिक्री अनुपात वह निकल जाएगा। यदि चल आगत व्यय अनुपात निकालते हैं तो उस समय वेरिएबल रेवेन्यू एक्सपेंसेस उसको लेंगे, तो वेरिएबल रेवेन्यू एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, तो ये आपका वहां निकल जाएगा। लास्ट इसमें कैश रेशियो। ठीक है, कैश प्रॉफिट रेशियो, कैश प्रॉफिट रेशियो जब आप निकालोगे तो ये किसी भी फर्म का शुद्ध लाभ जो चार्ज किया गया है, ठीक है, वो डेप्रिसिएशन को प्रभावित करता है। और उसके अलावा जो डेप्रिसिएशन है और गैर रोकड़ मदें हैं, जब शुद्ध लाभ में जोड़ दिया जाता है और संचालन में रोकड़ की राशि वहां पर ज्ञात कर ली जाती है। यह अनुपात संचालन में रोकड़ और शुद्ध बिक्री के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। इसके लिए हम जब निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू कैश प्रॉफिट तो कैश प्रॉफिट रेशियो जब आप निकालोगे तो उसमें क्या करेंगे, कैश प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, तो ये आपका निकल जाएगा रोकड़ लाभ अनुपात। ठीक, तो लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत कितने सारे आपके इसमें निकालने हैं, अलग अलग हम रेशो के बारे में बात किए हैं। कल मैं इससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, ओके, तो आज के लिए ये यहां तक हम रखते हैं। कल फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की हम बात करें। क्लियर है?